पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम न्याय के ऊपर डिस्कस करेंगे और न्याय को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। इवन इस वीडियो में हम जस्टिस का एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और न्याय को समझेंगे कि एक्चुअल में क्या है न्याय। न्याय के ऊपर जितने भी थिंकर हैं उन्होंने जो भी थ्योरी दी है या फिर जो भी न्याय के संबंध में जो उनका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे हम समझेंगे। मैं आपको बता दूं, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों ही एग्ज़ाम्स में ये वीडियो काम आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और न्याय क्या है इसको हम समझते हैं। लेकिन हमने कभी भी जो है रॉबर्ट नॉजिक के ऊपर इन डेप्थ में नहीं पढ़ा है और ना ही थॉमस पोगे के ऊपर पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय का सिद्धांत है, जिसे हम अधिकारिता या फिर पात्रता के सिद्धांत के रूप में देखते हैं, इसको हम समझेंगे। इसके बाद जो है हम थॉमस पोगे का जो वैश्विक न्याय ग्लोबल जस्टिस है उसको हम समझेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और अपने रॉबर्ट नॉजिक से उनका जो सिद्धांत है न्याय का अधिकारिता या फिर पात्रता का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहते हैं, इसे हम समझेंगे आज। तो रॉबर्ट नॉजिक के ऊपर हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं कि रॉबर्ट नॉजिक एक्चुअल में है क्या और उन्होंने किस लिए वो फेमस हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक जो हैं वो न्याय के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसा कि 1974 में प्रकाशित उनकी प्रभावशाली पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब रॉबर्ट नॉजिक जो है वो सबसे उनकी जो फेमस किताब है वो है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ये एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होता है। ये मैच द फॉलोइंग में हो या वन लाइनर में सीधा पूछ लिया जाता है कि एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो है वो किताब किसने लिखी है, या फिर ये किताब जो है वो कब प्रकाशित हुई है, या फिर ऐसा बोल दिया जाता है कि रॉबर्ट नॉजिक जो है वो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में किसके लिए जाने जाते हैं। तो भाई वो इस किताब में न्याय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस किताब के अंदर ही न्याय का अधिकारिता या फिर पात्रता का जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया है। और ये उनका जो किताब है रॉबर्ट नॉजिक का, वो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इस किताब को इन्होंने लिखा था। अब यहाँ पर जो जॉन रॉल्स ने आ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत दिया था, तो जब हम आ थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर ये दिखता है कि वो राज्य के अंदर वितरणात्मक न्याय, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने या फिर उसे सुधारने की बात करते हैं जॉन रॉल्स। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक जो है उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है अपनी इस बुक में न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि राज्य का काम कम से कम हस्तक्षेप करना है व्यक्ति के जीवन में। केवल उसका कार्य है व्यक्ति जो समाज में रह रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। इसी डिबेट को अब हम आगे समझेंगे। न्याय का अधिकारिता या पात्रता का सिद्धांत, जिसे हम हकदारी का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संसाधनों का उचित वितरण, वैध अधिग्रहण, हस्तांतरण और स्वैच्छिक विनिमय के इतिहास से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में लोग उस चीज़ के हकदार हैं जो उन्होंने उचित माध्यम से हासिल की है। अब इसे बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो हमारे रॉबर्ट नॉजिक जो हैं वो राज्य के अंदर संपत्ति की बात करते हैं कि राज्य में व्यक्ति जो है जितना चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है। राज्य या सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश लगा सके, उसको वो रोक सके कि आप जो है संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, आप संपत्ति जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकते। उनका कहना है कि व्यक्ति जो है वो जितना चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है। अब उसके लिए वो
जो है कुछ नियम भी बताते हैं और इसे ही हकदारी सिद्धांत कहा जाता है कि व्यक्ति का पूरी तरीके से हक है, उसे हक है जितना चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सके। लेकिन वो यहाँ पर कुछ शर्तें भी रखते हैं, यानी वो यहाँ पर 3 नियम भी बताते हैं कि कैसे व्यक्ति जो है जितनी चाहे उतनी संपत्ति रख सकता है और राज्य इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी जो प्रतिबंध है वो नहीं लगा सकता। इन 3 नियमों को अब हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है अधिग्रहण का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर जो अधिग्रहण यानी कि जो संपत्ति अर्जित की जा रही है राज्य के अंदर, समाज के अंदर एक व्यक्ति द्वारा, वो पूरी तरीके से वैध होनी चाहिए, यानी कि वो गैर कानूनी रूप से अर्जित नहीं की जानी चाहिए। यानी मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं समाज के अंदर, ए और बी। अब ए के पास इतनी संपत्ति है, इतना ज़मीन है, और बी के पास इतनी संपत्ति और इतनी ज़मीन है। अब यहाँ पर कोई गलती नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई गलत आचरण या गलत व्यवहार नहीं किया गया है, लेकिन बी के पास जो है वो अधिक शक्तिशाली है, इसके पास अधिक पावर है। अगर इसने जो है ए के ऊपर जो है जोर दिया, इसे दबाया, धमकाया, और इसके बाद जो है इसकी संपत्ति का आधा हिस्सा जो है इसने धमका कर इससे प्राप्त कर लिया, इस पर इसने कब्जा कर लिया, तो ये पूरी तरीके से अवैध होगा, यानी ये वैध तरीका नहीं है, इसके वो खिलाफ हैं। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें हम इसका जो अधिग्रहण का सिद्धांत है या वैध अधिग्रहण जो है उसे हम समझेंगे। वैध तरीका क्या है कि प्रकृति ने जो है सभी को समान रूप से जो है वो भूमि दी है। अब ये खाली या फिर रिक्त भूमि है जिसके ऊपर जो चाहे वो व्यक्ति इसके ऊपर अपनी मेहनत से जो है वो उगा सकता है, उत्पादन कर सकता है। अब 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इन्होंने जो प्राकृतिक भूमि है इसके ऊपर अपना श्रम लगाया, अपनी मेहनत की, और यहाँ पर इस पर हल चलाया, इस पर इन्होंने जोता, बोया, और इस पर जो है वो फसल उगाई। ए ने भी बी ने भी जो है दोनों काम किया। अब चूंकि इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं किया, तो ये इनकी निजी भूमि, इनकी निजी संपत्ति होगी। इसके ऊपर अब राज्य दावा नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। इससे जो उत्पादन हुआ है वो पूरी तरीके से ए और बी का ही होगा, इस पर राज्य दावा नहीं कर सकता, और ना ही राज्य जो है इस उत्पादन पर, इसके द्वारा जो उत्पादन हुआ है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स लगा सकता है कि अब आपने जो है उत्पादन किया है और आपके पास बहुत सारा धन हो गया है, तो आप जो है हमें टैक्स दें। इसके खिलाफ है कौन? हमारे रॉबर्ट नॉजिक। तो ये अधिग्रहण का सिद्धांत जो है वो आपको समझ आया होगा। हम दूसरा इनका जो नियम है वो है स्थानांतरण का सिद्धांत। अब स्थानांतरण का सिद्धांत क्या है वो इसी में हम समझते हैं। पहला ए और बी, इन्होंने जो अपना श्रम लगा के जो भूमि पर काम किया और उससे जो उत्पादन हुआ वो पूरी तरीके से वैध है। अब बी अगर चाहे तो वो ए को अपना उत्पादन या अपनी भूमि का हिस्सा जो है वो सही तरीके से दे सकता है और ये पूरी तरीके से वैध होगा, इस पर कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन जो हमने इससे पहला वाला उदाहरण देखा था कि यदि बी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और वो ए को धमका कर उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा हथिया लेता है, तो ये गैर कानूनी है, ये अवैध है, ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। तो ये स्थानांतरण का सिद्धांत है। यदि वैध तरीके से हुआ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अवैध तरीके से हुआ है तो वो गलत है। अब यदि इन 2 स्थिति में कोई सही तरीके से पालन नहीं होता, तब उसके लिए वो तीसरा नियम देते हैं, और वो क्या है? वो है सुधार का सिद्धांत। यानी इस कंडीशन में
यदि व्यक्ति ने दूसरे को धमकाया है, जोर जबरदस्ती से संपत्ति अर्जित की है, तो उसके लिए उसे सजा मिलना चाहिए। और दूसरी स्थिति में स्थानांतरण का जब सिद्धांत हम देखते हैं, यदि संपत्ति का स्थानांतरण सही तरीके से हुआ है तब तो वो ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से संपत्ति का स्थानांतरण किया है और उसे ऐसा दिखाने का प्रयास किया है कि ये स्थानांतरण जो हुआ है, जो दूसरा पक्ष है उसने अपनी स्वेच्छा से संपत्ति मुझे दी है, ऐसा दिखाने का ये प्रयास करता है, तो भी वो इसका विरोध करते हैं, उसको भी वो सजा का प्रावधान करते हैं कि ये भी गलत है। तो ये हमारा तीसरा सुधार का सिद्धांत इस बारे में बात करता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके नियम कैसे कैसे हैं। पहला अभी हमने जैसे समझा कि अधिग्रहण का सिद्धांत, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो श्रम, व्यापार या फिर मूल विनियोग जैसे उचित तरीकों से संपत्ति हासिल करने के हकदार हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई गैर स्वामित्व वाली भूमि पर खेती करके उस पर कब्जा कर लेता है तो उसे उस भूमि पर उचित अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि कोई व्यक्ति है जो ये गैर स्वामित्व वाली भूमि है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। अब उस व्यक्ति ने इस पर अपना श्रम लगाया, मेहनत किया, इसको सींचा, बोया और इससे जो उत्पादन हुआ, तो ये फसल जो है या फिर ये जो उत्पादन है, इस पर जो है उस व्यक्ति का उसका निजी अधिकार होगा। पूरी तरीके से ये वैध है और इस पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकता। और अगला जो है वो है स्थानांतरण का सिद्धांत। संपत्ति का उचित हस्तांतरण तब होता है जब वर्तमान मालिक स्वेच्छा से किसी अन्य पक्ष को अपनी हिस्सेदारी का आदान प्रदान करता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। और यह स्थानांतरण सहमति से होना चाहिए, यानी सहमति जरूरी है। कोई धमका दबा कर जो है वो संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, इसमें जबरदस्ती शामिल नहीं होना चाहिए। इन सब के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और तीसरा जो है वो है सुधार का सिद्धांत। यदि पहले दो सिद्धांत का अन्यायपूर्ण पालन या उल्लंघन होता है तो सुधार आवश्यक है। आई होप कि आप लोग जो हैं वो रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय का अधिकारिता या फिर जो इनका पात्रता का सिद्धांत है उसे आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक का एक बहुत ही फेमस जो शब्द है वो है न्यूनतम राज्य। इसकी बात जो है वो रॉबर्ट नॉजिक करते हैं। अब ये न्यूनतम राज्य क्या है इसको हम समझते हैं। नॉजिक का न्याय सिद्धांत जो है वो राज्य की सीमित भूमिका की ओर ले जाता है। यानी उन्होंने जो समाज के अंदर जो न्याय की व्यवस्था बताई या जैसा भी स्ट्रक्चर उन्होंने खींचा कि राज्य में जो है न्याय कैसे होना चाहिए, अब इस स्ट्रक्चर को यदि हम फॉलो करते हैं तो वो राज्य को एक सीमित इकाई की ओर ले जाता है। यानी वो राज्य की भूमिका पर वो जो है वो अंकुश लगा देता है, उसकी भूमिका को जो है वो सीमित कर देता है। अब वो कैसे? उन्होंने तर्क दिया है कि राज्य का जो प्राथमिक कार्य है वो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। यानी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करना इसका प्राथमिक कार्य है। किसका? राज्य का। अर्थात राज्य के अंदर जो संपत्ति के अधिग्रहण है उसका जो हस्तांतरण है ये समाज के अंदर ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, इसके सिद्धांत को लागू करना है। यानी इन सभी कार्यों तक ही राज्य को सीमित करता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो रॉबर्ट नॉजिक जो हैं वो राज्य को बहुत सीमित कर देते हैं। वो केवल राज्य को सुरक्षा का अधिकार देते हैं कि भाई राज्य का केवल और केवल अर्थ जो है वो है व्यक्तियों के जो अधिकार हैं, उनकी जो संपत्ति है और उसका जो हस्तांतरण है वो ठीक तरीके से होना चाहिए।
इसकी देख रेख करना राज्य का कार्य है और राज्य जो है वो व्यक्ति की सुरक्षा करे। बस केवल इतना ही कार्य राज्य का है, बाकी सब व्यक्ति पर छोड़ दो। व्यक्ति एक विवेकशील इकाई है, वो अपना कार्य और जो भी उसका कार्य है, उसकी कल्याण की व्यवस्था है या कुछ भी है, वो खुद ब खुद कर लेगा। राज्य की ज़रूरत उसको बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप करे। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि भाई सुरक्षा करने के लिए भी तो राज्य को जो है धन की आवश्यकता होती है। अब ये जो धन है वो कहाँ से राज्य लेके आएगा? इसके लिए जो रॉबर्ट नोजिक हैं उन्होंने एक नई शब्दावली का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया है कि न्यूनतम कर रोपण का सिद्धांत। क्या चीज? न्यूनतम कर रोपण। न्यूनतम कर रोपण का सिद्धांत कहें या फिर ये रॉबर्ट नोजिक जो है वो न्यूनतम कर रोपण को मानते हैं। यानी राज्य जो है व्यक्ति के ऊपर केवल उतना ही कर लगा सकता है जितना कि राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है। जितना व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है उतना ही कर यानी टैक्स जो है वो राज्य व्यक्ति के ऊपर लगा सकता है और बाकी संपत्ति जो है वह व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति है। व्यक्ति जितनी चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है और अपने पास वो रख सकता है। अब कोई यहाँ पे करोड़पति है या अरबपति है, इससे राज्य को कोई मतलब नहीं। राज्य केवल उतना ही टैक्स जो है वो वसूलेगा समाज या राज्य में रहने वाले व्यक्ति से जो कि वहाँ की शासन और सुरक्षा इसको बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो समाज या राज्य में व्यक्ति हैं वो जितना चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर ले, इससे राज्य का कोई मतलब नहीं है। आई होप कि आप लोग न्यूनतम राज्य कैसे न्यूनतम राज्य को न्यूनतम राज्य बनाया गया है, रॉबर्ट नोजिक ने कैसे इसको बनाया, इसको आप समझ पाए होंगे। क्यों न्यूनतम राज्य का कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है रॉबर्ट नोजिक के दृष्टिकोण में, इसे आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर थॉमस पोगे के ऊपर डिस्कस करेंगे। थॉमस पोगे भी जो है वो वर्तमान में यदि देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थॉमस पोगे की जो बुक है ग्लोबल जस्टिस वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिला है। जो अभी राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है उसमें भी आपको लगातार थॉमस पोगे से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा बीएचयू, जेएनयू, ड्यू के जो पीएचडी का एंट्रेंस पेपर होता है उसमें भी आपको जो है थॉमस पोगे से संबंधित उनकी जो बुक है ग्लोबल जस्टिस उससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखा गया है। इसीलिए थॉमस पोगे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर थॉमस पोगे का जो वैश्विक न्याय है, ग्लोबल जस्टिस जो है, उसे हम समझते हैं। पहले हम यहाँ पर जो थॉमस पोगे हैं उनका एक इंट्रो देख लेते हैं कि थॉमस पोगे जो हैं वो किस लिए फेमस हैं। थॉमस पोगे जो हैं इन्हें वैश्विक न्याय के लिए जाना जाता है। इनकी किताब भी है ये ग्लोबल जस्टिस और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। उन्होंने वैश्विक गरीबी, मानव अधिकारों और व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात वैश्विक गरीबी और मानव अधिकार ये जो है ये ग्लोबल जस्टिस का ही एक हिस्सा है, जिसे अभी हम आगे समझेंगे और बहुत अच्छे से इसके ऊपर हम अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। तो बेसिकली जो वैश्विक न्याय है या ग्लोबल जस्टिस है, इसके लिए हमारे थॉमस पोगे जाने जाते हैं।
और यदि आपको कहीं भी वैश्विक न्याय से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है और ऑप्शंस में आपको यदि थॉमस पोगे नज़र आते हैं तो निश्चित रूप से वो उसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम थॉमस पोगे को समझते हैं। इनका जो वैश्विक न्याय है उस बुक में, या फिर इनका जो वैश्विक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसके क्या कीवर्ड्स हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है पूरी बुक बेस्ड है, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो थॉमस पोगे का वैश्विक न्याय है, जो उनकी किताब है ग्लोबल जस्टिस, उसके कुछ बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने जो है वैश्विक गरीबी को दूर करने के उपाय बताए हैं। और उन्होंने पूरी बुक में जो है वो वैश्विक गरीबी के ऊपर डिस्कस किया है। उन्होंने बताया है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसने कैसे अविकसित राष्ट्रों के ऊपर नियम और कानून थोपे हैं, जिस कारण से जो है जो अविकसित देश हैं वो और ज़्यादा अविकसित होते जा रहे हैं और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर देश हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। पोगे का तर्क है कि वैश्विक गरीबी केवल प्राकृतिक कारकों या व्यक्तिगत विकल्पों का परिणाम नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर एक अन्यायपूर्ण वैश्विक प्रणाली का उत्पाद है। मैंने बताया ना कि एक अन्यायपूर्ण वैश्विक प्रणाली का उत्पाद है। उनका तर्क है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, संसाधन आवंटन दुनिया के कई हिस्सों में गरीबी को बनाए रखने में योगदान करते हैं। अब ये जो WTO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिन्होंने जो है अविकसित जो देश हैं उनके खिलाफ नियम बनाए हैं। इन्होंने इतने कठोर नियम बनाए हैं कि यदि आपको इन संस्थाओं का फायदा लेना है तो इनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा, और यदि वो अविकसित देश उन नियमों का पालन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ एडवांटेज जो है वो अन्य राज्यों जो कि विकसित हैं, पहले से विकसित हैं, उसको पूरा करना होगा। इस प्रकार से ये पोगे का कहना है कि ये जो अन्यायपूर्ण वैश्विक प्रणाली है इसी ने वैश्विक गरीबी को बढ़ाया है। जो विकसित देश हैं वो और ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं, जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो वैश्विक संस्थागत सुधार की बात करते हैं। पोगे वैश्विक गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित कई वैश्विक संस्थानों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि ये संस्थाएं समृद्ध राष्ट्रों यानी कि जो विकसित हैं, पहले से विकसित राष्ट्र हैं, और निगम जो पहले से ही विकसित कंपनियां हैं, MNCs हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको असंगत रूप से लाभ पहुंचाती है, अर्थात जिससे वैश्विक असमानताएं बढ़ती हैं और इसके अंदर सुधार होना चाहिए। जब तक इसके अंदर सुधार नहीं होगा तब तक वैश्विक गरीबी को कम नहीं किया जा सकता, ऐसा थॉमस पोगे का मानना है। अगला जो है वो मानव अधिकार की बात करते हैं। पोगे मानव अधिकारों के महत्व पर जोर देते हैं और तर्क देते हैं कि विश्व स्तर पर इन अधिकारों की रक्षा और प्रचार करना समृद्ध राष्ट्रों का नैतिक कर्तव्य है। उनका मानना है कि गरीबी और सामाजिक अन्याय के कारण बुनियादी मानव अधिकारों से इनकार वैश्विक अन्याय का एक रूप है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। अब सीधे सीधे थॉमस पोगे का ये कहना है कि भाई देखो, यदि
आप पहले से ही अमीर हैं। इस समाज के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर देखें कि जो अमीर राष्ट्र हैं, यदि वो गरीब जो राष्ट्र हैं उनकी बात नहीं करेंगे तो उनकी बात कौन करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि विश्व स्तर पर ये जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा करना और उनका प्रचार प्रसार करना, ये संपन्न राष्ट्रों, जो विकसित राष्ट्र हैं, ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो मानव अधिकारों की रक्षा करें और इसका प्रचार प्रसार करें। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था का कारण होगा। तो ये पूरी तरीके से अन्याय का एक रूप होगा, अर्थात इसे सुधारने की आवश्यकता है। फिर वो बात करते हैं स्वास्थ्य और दवाओं तक पहुंच। पोगे ने विशेष रूप से वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में आवश्यक दवाओं तक पहुंच के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उनका तर्क है कि वर्तमान बौद्धिक संपदा व्यवस्था जो है वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच में बाधा डालती है और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट और मूल्य निर्धारण नीतियों में बदलाव की वकालत करते हैं। पोगे जो है वो वैश्विक न्याय के अंदर अगला जो मुद्दा बताते हैं वो स्वास्थ्य को लेकर है। अब स्वास्थ्य जो कैसे ठीक होगा, यदि किसी की हेल्थ गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है वो जो हेल्थ है वो उसके एक तो निजी देखभाल से ठीक होगा और दूसरा उसे दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो बताते हैं कि संसार में जो है आवश्यक दवाएं, जितनी भी जरूरी और मूलभूत आवश्यक दवाएं हैं उन तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने किसी दवाई की खोज कर ली, अब उस दवाई की ज़रूरत जो है वर्ल्ड के और भी बहुत सारे देशों के लिए है, तो वो उसने जो है इस दवा के ऊपर अपना पेटेंट करा लिया या फिर मूल्य निर्धारण की जो नीतियाँ होती हैं उसको लागू कर दिया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया और कहा कि ये हमारे द्वारा खोजी गई है और ये दवाइयाँ अब और कहीं संसार में नहीं मिलनी चाहिए। ये पोगे कहते हैं ये गलत है। और इस प्रकार की जितनी भी नीतियाँ हैं और जितनी भी कानून नियम बनाए गए हैं वो जितने भी हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ऐसे स्वास्थ्य के लिए ऐसे मेडिसिन की ज़रूरत होती है और उन तक ये दवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। अगर मैं बौद्धिक संपदा की बात करूं तो आप ये जो है, मान लो कि आपने किसी चीज़ की खोज की जो ये आपका है तो आप बौद्धिक संपदा के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, आप पेटेंट करा सकते हैं। इसका निजात कोई दूसरी संस्था या कोई दूसरा देश नहीं कर सकता, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। इसकी बात करते हैं और इसमें सुधार की बात करते हैं। अब ये जो बौद्धिक संपदा है ये दवाओं तक पहुंच में जो है वो बाधा डालती है। हमारे पोगे जो हैं वो इसमें सुधार या फिर बदलाव की जो है वो वकालत करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अगला पॉइंट क्या बताया है। उन्होंने वैश्विक न्याय के संदर्भ में जो अगला पॉइंट अपनी बुक में बताया है वो है वैश्विक गरीबों को लाभ पहुंचाना। पोगे का दावा है कि समृद्ध व्यक्तियों और राष्ट्रों का कर्तव्य है कि वे वैश्विक गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने व्यवहार और नीतियों को बदलें, जिसमें सहायता प्रदान करना, व्यापार प्रथाओं में बदलाव करना और गरीबी कम करने और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से पहल का समर्थन करना शामिल है। अब वो वैश्विक न्याय में जो है वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए जो है उन्हें लाभ पहुंचाने की बात करते हैं और जाहिर सी बात है ये जो कर्तव्य है ये भी वो जो समाज के समृद्ध व्यक्ति हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके ऊपर ये कर्तव्य थोपते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो पोगे हैं उनका जो वैश्विक न्याय का कॉन्सेप्ट है
उसे आप समझ पाए होंगे और उन्होंने अपनी बुक ग्लोबल जस्टिस में किन किन मुद्दों पर बात किया है उसको भी आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्सपेक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें जो न्याय के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं, उन्होंने जस्टिस के संबंध में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, ये प्रश्न जो है हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो यहाँ पर अब हम उन किताबों को डिस्कस करेंगे, उन किताबों को देखेंगे जो कि जस्टिस से संबंधित हैं और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे महत्वपूर्ण किताब या जो सबसे पहली किताब है वो ब्रायन बैरी की है। इनकी जो किताब है जो इन्होंने जस्टिस के ऊपर लिखी है वो है वाई सोशल जस्टिस मैटर्स, जो कि 2005 में प्रकाशित होती है। अगले महत्वपूर्ण विचारक हैं रॉबर्ट कोहेन। इनकी जो किताब है जो इन्होंने जस्टिस के ऊपर लिखी है वो है करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये किताब कोहेन ने लिखी है। अगले हैं हमारे विचारक हेयक। इन्होंने जो जस्टिस के ऊपर बुक लिखी है वो है द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। ये 1976 में प्रकाशित हुई। इन्होंने एक शब्द अपनी इस बुक के अंदर प्रयोग किया है वो है मिराज। इससे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिराज जो शब्द है वो किससे संबंधित है, वो हेयक से संबंधित है। और मिराज जो है वो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो है इसका प्रयोग किया है। जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, उसको इन्होंने मिराज कहा है, यानी कि पानी पे लिखा हुआ कुछ शब्द या फिर कुछ वाक्यांश, जिसे उन्होंने सोशल जस्टिस कहा है। अगला जो है वो है हमारे थॉमस पोगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। उन्होंने ग्लोबल जस्टिस बुक लिखी है जो कि 2002 में प्रकाशित हुई थी। अगला है हमारा जॉन रॉल्स। ये न्याय के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इनकी बुक हमने अभी भी डिस्कस की है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में प्रकाशित होती है। अगले विचारक हैं अमर्त्य सेन। इन्होंने जो बुक लिखी है वो है द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि 2009 में प्रकाशित हुई थी। अगले जो विचारक हैं वो हैं माइकल सैंडल। इनकी जो बुक है न्याय के ऊपर वो है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। अगले जो विचारक हैं वो हैं माइकल वॉल्जर। इनकी जो बुक है न्याय के ऊपर वो है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, जो कि 1983 में प्रकाशित होती है। तो ये वो तमाम विचारक हैं और ये वो तमाम न्याय से संबंधित किताबें हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हुई हैं और बार बार पूछी गई हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जब मैं जस्टिस को डिस्कस कर रहा हूँ तो जस्टिस से संबंधित जितनी इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होती रही हैं, उनको यहाँ पर मैंने समझाना और उसको डिस्कस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको आप लोगों के सामने जो है वो रखा है। आप लोग इसे कॉपी पे नोट डाउन करें और इसे याद करें बार बार। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल साइंस को जो है वो केंद्रित करता है। यहाँ पर आपको जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यदि आप एमए की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। यदि आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, या फिर आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम्स देना होता है। और ये यूट्यूब चैनल जो है वो आपकी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने में सहयोग करेगा। इसके अलावा आप हमें जो है वो
फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज भी हमारा बना हुआ है, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको PDF चाहिए या फिर जो कुछ हमारे वीडियोस में डिस्कस किया जाता है उनकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा इन सभी का, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पॉलिटिकल स्टडीज़ वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको MA, BA और PhD से संबंधित बहुत सारा कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। एक बार फिर आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।